हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपांशु है और स्वागत है आप सबका पैरामेडिकल विज्ञान में। आज का हमारा टॉपिक है वाइट ब्लड सेल्स यानी कि डब्ल्यूबीसीज। आज हम जानेंगे डब्ल्यूबीसीज क्या होता है, डब्ल्यूबीसी कितने टाइप के होते हैं, उसका क्या क्या फंक्शन होता है, हर एक टाइप के क्या क्या नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं, उनको हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए कैसे पहचान सकते हैं, कौन सा डब्ल्यूबीसी कौन से टाइप का डब्ल्यूबीसी है, स्टेन करने के बाद वो डब्ल्यूबीसी कैसा कलर लेता है, कौन कौन से केसेस में पर्टिकुलर एक डब्ल्यूबीसी बढ़ जाता है और कौन कौन से केसेस में डब्ल्यूबीसी हमारा डाउन हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हम डब्ल्यूबीसी के बारे में आज जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डब्ल्यूबीसीज यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसीज को हम मेडिकल टर्म में ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। जो ल्यूकोसाइट है वो ग्रीक वर्ड से आया है, जिसमें ल्यूको का मतलब होता है वाइट और साइट का मतलब होता है सेल। ये हमारी बॉडी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, यानी कि हमारी बॉडी में अगर कोई भी बाहर से ऑर्गेनिज्म आएगा हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो सबसे पहले उससे फाइट कौन करेगा? हमारा डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है माइक्रोब से, पैरासाइट से, टॉक्सिन से, कैंसर से और भी बहुत बहुत सारी तरीके की चीज़ों से हमारा डब्ल्यूबीसी जो है हमको प्रिवेंट करता है। डब्ल्यूबीसीज में एक टर्म आती है टीएलसी। टीएलसी जैसे नाम से आपको समझ में आ रहा है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसीज। तो इन सब डब्ल्यूबीसीज जैसे मैंने बताया था काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं। इनको अगर हम कलेक्टिवली काउंट करेंगे तो उसको हम बोलेंगे टीएलसी। जैसे कि सपोज करिए एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, तो 50 स्टूडेंट्स में आपके 40 बॉयज़ हैं, 10 गर्ल्स हैं। तो जो आपका, अगर मैं बोलूँगा बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितनी हैं, तो आप उसमें अलग अलग काउंट करेंगे। लेकिन अगर बोलूँगा इस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप बताएंगे 50 स्टूडेंट्स हैं। तो इसी मारे उसको हम टीएलसी, टोटल बोलेंगे, टोटल काउंट। तो आपका टोटल काउंट होता है, उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है टीएलसी की 4000 से 11000 पर एमएम क्यूब, यानी कि एक एमएम क्यूब में आपके 4000 से 11000 डब्ल्यूबीसीज होते हैं। अगर ये ल्यूकोसाइट्स आपका नॉर्मल वैल्यू से बढ़ जाते हैं, यानी कि 11000 से बढ़ के 12000, 13000, 14000, 15000 ऐसे आपके पहुंच जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। और ये डब्ल्यूबीसीज अगर आपके नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाते हैं, यानी कि 4000 से गिर के 3000, 2000, इवन उससे भी ज़्यादा डाउन चले जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोपीनिया। दोस्तों आगे हम देखते हैं डब्ल्यूबीसी का फंक्शन। तो डब्ल्यूबीसी का जो फंक्शन होता है, पहला फंक्शन होता है इसका फैगोसाइटोसिस। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, इस हमारे जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं, ये इस तरह के डब्ल्यूबीसीज क्या करते हैं, ये आपकी बॉडी में कोई भी बाहर से ऑर्गेनिज्म आएगा तो उसको खा जाएंगे, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे और उसको नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। दूसरा इसका फंक्शन होता है बॉडी डिफेंस। बॉडी डिफेंस इसका नेक्स्ट दूसरा फंक्शन होता है। हमारी डब्ल्यूबीसी क्या करती हैं, एंटीबॉडीज़ को जनरेट करती हैं। तो एंटीबॉडीज़ जनरेट करने से क्या होता है कि अगर आपको कोई डिसीज़ हुआ है तो वो डिसीज़ आपको दोबारा ना हो। अगर वो डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में दोबारा आता है तो उससे डब्ल्यूबीसी आपको फाइट करेगा। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ फिब्रोब्लास्ट। लिम्फोसाइट कन्वर्ट हो जाता है फिब्रोब्लास्ट में, जहाँ पे भी आपका इन्फ्लामेशन होगी या फिर आपका कहीं पे टिश्यू रिपेयरिंग हो रही होगी या फिर रीजनरेशन हो रहा होगा टिश्यू का, वहाँ पे आपका लिम्फोसाइट कन्वर्ट हो जाएगा फिब्रोब्लास्ट में। ये साथ ही साथ हेपेरिन भी सिक्रीट करता है। हमारा जो बेसोफिल होता है वो हेपेरिन सिक्रीट करता है और इस तरीके से ये इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है, यानी कि आपका जो ब्लड है आपके ब्लड वेसल्स के अंदर ना क्लॉट हो, इससे बचाता है। साथ साथ आपका क्लॉट को डिसॉल्व करने में भी ये साथ साथ काम आता है। नेक्स्ट आता है इसका एंटी हिस्टामिन फंक्शन। दोस्तों जैसे कि इसिनोफिल और आपका बेसोफिल, ये कुछ डब्ल्यूबीसीज होते हैं जिनके अंदर हिस्टामिन्स पाया जाता है। तो जहाँ पे एलर्जी होती है तो उस टाइम पे ये सेल्स जाके एंटी हिस्टामिन फंक्शन क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिक सब्सटेंस। थ्रोम्बोप्लास्टिक सब्सटेंस ये प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि जिससे कि क्या होगा कि आपका कोगुलेशन में, ब्लड को क्लॉट करने में, जहाँ पे आपका ब्लड बह रहा होगा या फिर कहीं चोट लग जाती है तो उसको क्लॉट करने के लिए आपका ये काम करता है। थ्रोम्बोप्लास्टिक सब्सटेंस बनाने में हेल्प करता है, साथ साथ क्लॉट को डिपॉजिट होने में भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है मैन्युफैक्चर ऑफ ट्रिफॉन्स। ये ट्रिफॉन्स को भी मैन्युफैक्चर करता है।
ट्रिफॉन्स एक सब्सटेंस है जो कि प्लाज्मा प्रोटीन से बनता है, लेकिन ये प्लाज्मा प्रोटीन से बनाने का काम कौन करता है? ये काम हमारा WBC करता है। अब ये ट्रेफॉन जो हैं वो किस काम में आते हैं? जो ट्रेफॉन होते हैं हमारी बॉडी में, अगर कहीं पे हमारा कोई टिश्यू है जिसको रिपेयर करना है या फिर उसको ग्रोथ करवानी है या फिर उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना है, उन सब काम के लिए आपका ट्रेफॉन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो ये ट्रेफॉन्स बनाने का काम भी WBC करता है। नेक्स्ट दोस्तों हम देखते हैं इसके बाद WBC के टाइप्स। तो WBC के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। WBC को 2 भागों में विभाजित किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स मतलब छोटे छोटे दानों के बेसिस पे हमने WBC को 2 भागों में बांट दिया। तो पहला है हमारा ग्रैन्युलोसाइट और दूसरा है हमारा अग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट्स वो सेल होते हैं, वो WBCs होते हैं जिनमें ग्रैन्यूल्स पाया जाता है, और अग्रैन्युलोसाइट्स वो WBCs होते हैं जिनमें ग्रैन्यूल्स नहीं पाए जाते। आ लग गया मत आगे लग गया, ए लग गया, यानी कि अग्रैन्युलोसाइट, यानी कि ये चीज़ इसमें नहीं पाई जाएगी। नेक्स्ट आता है ग्रैन्युलोसाइट। तो ग्रैन्युलोसाइट के भी आपके आगे काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें से आपका पहला होता है न्यूट्रोफिल, दूसरा होता है इसिनोफिल और तीसरा होता है बेसोफिल। तो न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल और बेसोफिल के बारे में हम अभी आगे डिटेल में जानेंगे। अग्रैन्युलोसाइट। अग्रैन्युलोसाइट में आपका पहला आता है लिम्फोसाइट। दोस्तों लिम्फोसाइट के भी आपके टाइप्स होते हैं। पहला होता है T सेल और दूसरा होता है B सेल। अग्रैन्युलोसाइट का भी एक टाइप होता है दूसरा, जिसको हम बोलते हैं मोनोसाइट। तो ये आपके टोटल 2 टाइप के होते हैं अग्रैन्युलोसाइट, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अब आता है हमारा DLC। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक क्लास में अगर 50 स्टूडेंट्स हैं, तो अगर हम उसमें से 40 बॉयज़ हैं, 10 गर्ल्स हैं, तो आपका अगर उनको अलग अलग काउंट करेंगे तो हम बोलेंगे अलग अलग, डिफरेंशियल, अलग अलग करके काउंट कर रहे हैं। तो ऐसे WBC हमने डिफरेंट टाइप्स के भी देखे, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इन सबको हम अगर अलग अलग काउंट करेंगे तो इसको हम बोलेंगे डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। और इन सब WBC को अगर हम एक साथ काउंट करेंगे तो उसको हम बोलेंगे टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। तो अब हम देखते हैं डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। तो दोस्तों आपको ये टेबल दिख रही होगी, इसमें WBCs टोटल काउंट की डिफरेंशियल काउंट की परसेंटेज है। तो न्यूट्रोफिल आता है इसमें 40 to 70%, इसकी टोटल में से इसकी वैल्यू होती है 40 to 70% आपके न्यूट्रोफिल दिखते हैं नॉर्मल रेंज में। और इसिनोफिल आपके 2 से 4% होते हैं, बेसोफिल आपका 0.5 to 1% होते हैं, लिम्फोसाइट आपका 20 to 40% होता है और मोनोसाइट आपका 2 से 8% होता है। दोस्तों अब ये आपको इमेज दिख रही है, माइक्रोस्कोप के अंदर हमने ब्लड देखा, तो ब्लड में हमको ये आपके जो दिख रहे हैं वो सारे हमारे WBCs हैं। मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। तो ये वाला, ये सारे जो हैं, ये सारे के सारे आपके WBCs हैं। ओके, तो ये WBC आपका कौन से टाइप का है? न्यूट्रोफिल। तो न्यूट्रोफिल के बारे में हम अभी डिटेल में आगे देखते हैं। न्यूट्रोफिल, इसका जो साइज होता है वो 10 से 12 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर के अंदर, और ये मल्टीलोबुलर होता है, यानी कि 2 से 5 इसके लोब्स होते हैं न्यूक्लियस के। तो न्यूक्लियस के लोब्स, यानी कि जैसे कि आपको एग्जांपल में अगर मैं बताऊं कि आपका ये न्यूक्लियस, ये कोई सेल है, अगर आपका ये कोई सेल है तो उसके अंदर सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस होता है। ये सपोज करिए ये न्यूक्लियस है किसी सेल के अंदर, तो ये न्यूक्लियस आपका, इसकी जगह इसमें लोब्स दिखेंगे आपको, ऐसे ऐसे, तो यानी कि 2 लोब हो गए। और अगर ऐसे करके ऐसे दिख जाए आपको तो ये 3 लोब वाला न्यूक्लियस हो गया। इस तरीके से आपको न्यूट्रोफिल के अंदर 2 से 5 लोब तक दिख सकते हैं। आगे देखते हैं PMN। न्यूट्रोफिल को हम PMN यानी कि पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अपनी मॉर्फोलॉजी काफ़ी ज़्यादा चेंज कर लेता है। न्यूक्लियस का जो स्टेन होगा, अगर इसको हम स्टेन करें न्यूट्रोफिल को, तो स्टेन करने के बाद इसका जो न्यूक्लियस होगा वो पर्पल वॉयलेट कलर का दिखता है। इसका जो साइटोप्लाज्म होगा उसके अंदर बहुत छोटे छोटे फाइन ग्रैन्यूल्स आपको दिखेंगे, और ये ग्रैन्यूल स्टेन होंगे
पिंक या फिर ऑरेंज कलर के। नेक्स्ट इसका फंक्शन जो है वो है हमारा फैगोसाइट पैथोजन। ये हमारे पैथोजन्स को फैगोसाइट करता है, यानी कि पैथोजन को हमारे खाता है, यानी कि बाहर से कोई भी ऑर्गेनिज्म आएगा तो उसको इनगल्फ कर लेगा, जैसे कि मैंने आपको फंक्शन में बताया था फैगोसाइटोसिस। आगे हम देखते हैं न्यूट्रोफिल की नॉर्मल वैल्यू। तो न्यूट्रोफिल की नॉर्मल वैल्यू 40 to 70% है। अगर ये नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाएगा, यानी कि 40% से कम हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रोपीनिया। ये पीनिया मतलब वर्ड क्या, ये आपकी मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। पीनिया मतलब हो गया कम। तो नॉर्मल वैल्यू से अगर आपको कम हो गया तो ये न्यूट्रोपीनिया कब होगा आपको, अगर न्यूट्रोफिल आपके डिक्रीज्ड प्रोडक्शन, यानी कि आपकी न्यूट्रोफिल की प्रोडक्शन जो हो रही है वो बहुत ज़्यादा कम हो रही है, या फिर कोई बोन मैरो में कोई दिक्कत है, यानी कि बोन मैरो आपकी ब्लड बनाती है, तो बोन मैरो में अगर कोई दिक्कत है, जैसे कि टाइप मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, माइलोडिस्प्लेसिया, एक्यूट ल्यूकीमिया, इस तरह के कुछ अगर बोन मैरो में आपकी दिक्कत है, तो हो सकता है कि न्यूट्रोफिल आपके डाउन हो जाएं। या फिर कुछ ड्रग्स की वजह से भी, लाइक सल्फोनामाइड्स, डायूरेटिक्स, इस तरह की कुछ ड्रग्स होती हैं जिसकी वजह से आपका न्यूट्रोफिल डाउन चले जाता है। साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपका सब कुछ ढंग से बन रहा है, आपका न्यूट्रोफिल वगैरह सब ढंग से बन रहे हैं, लेकिन आपका जो डिस्ट्रक्शन है न्यूट्रोफिल का वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो कब हो सकता है, आपका हाइपर स्प्लीनिज्म के केस में, यानी कि स्प्लीन जो है वो ओवर एक्टिव हो गई है, स्प्लीन आपकी बहुत ज़्यादा काम कर रही है और आपके न्यूट्रोफिल्स या WBCs या फिर और अदर कोई भी ब्लड सेल्स को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रही है। तो इन सब केसेस में आपका न्यूट्रोफिल इंक्रीज हो सकता है। आगे हम देखते हैं न्यूट्रोफिल अगर आपका नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा चले जाएगा, यानी कि 70% से बढ़ के आपका 80% हो जाएगा, 90% आपके WBCs में तो सिर्फ न्यूट्रोफिल हो रहे हैं, तो वो किस किस केस में हो सकते हैं। तो अगर ये आपके 70% से बढ़ के आपके ज़्यादा परसेंटेज में चले जाते हैं न्यूट्रोफिल, तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रोफीलिया। तो आइए देखते हैं किस किस केस में न्यूट्रोफीलिया हो सकता है। पहला है हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दूसरा है इन्फ्लामेशन, या फिर क्रॉन्स डिसीज़ के टाइम पे, ट्रॉमा या फिर कोई सर्जरी हुई हो उस टाइम पे, या फिर टिश्यू नेक्रोसिस हो रहा हो, टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो रहा हो, टिश्यू का इन्फेक्शन हो रहा हो उस केस में, या फिर कोई हेमरेज हो या फिर हीमोलाइसिस हो रहा हो कहीं पे उस केस में। तो इन सब केसेस में आपका न्यूट्रोफिल जो होगा वो नॉर्मल वैल्यू से बढ़ जाएगा। दोस्तों आगे आपको इमेज दिख रही होगी, ये आपकी जो इमेज है इसमें आपको इस इमेज में आपको इसिनोफिल दिख रहे होंगे, WBCs। ये आपके जो टाइप है ये इसिनोफिल है। तो आप इसका डिफ्रेंशिएट करके देख सकते हैं न्यूट्रोफिल से। वीडियो में बैक जाके न्यूट्रोफिल कैसे दिखते हैं और इसिनोफिल कैसे दिखते हैं, तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसिनोफिल के सिर्फ 2 ही लोब हैं, और ये न्यूट्रोफिल के आपके 2 या 2 से ज़्यादा लोब भी दिख सकते थे, लेकिन इसिनोफिल में सिर्फ 2 ही लोब्स दिखते हैं। तो आगे जानते हैं इसिनोफिल के बारे में थोड़ा सा और। तो इसिनोफिल जो होता है वो बाइलोब्ड होता है, यानी कि इसके न्यूक्लियस के 2 लोब्स होते हैं। बाय मतलब 2। ये न्यूट्रोफिल के कंपैरिजन में थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है। इसका जो साइज होता है वो 12 से 17 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर में, और ये थिक ग्रेन्यूल्स कंटेन करता है इनके साइटोप्लाज्म के अंदर, क्योंकि न्यूट्रोफिल में जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो थोड़े फाइन होते हैं, लेकिन इसमें थोड़े ग्रेन्यूल्स कैसे होते हैं, एज कम्पेयर टू न्यूट्रोफिल थोड़े से ज़्यादा थिक होते हैं। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो उसको स्टेन करने के बाद वो थोड़ा हल्का दिखता है, हल्के कलर का दिखता है एज कम्पेयर टू न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल का जो न्यूक्लियस होता है वो पर्पल कलर का थोड़ा डार्क दिखता है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा एज कम्पेयर टू न्यूट्रोफिल थोड़ा लाइट दिखेगा। इसिनोफिल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें आपका काफ़ी ज़्यादा लार्ज, राउंड, ओवल, पिंक या फिर ऑरेंज कलर के ग्रेन्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं। न्यूसिनोफिल का जो फंक्शन होता है कि ये आपका इन्फ्लेम्ड एरिया, जहाँ पे भी इन्फ्लामेशन होती है वहाँ पे ये मूव कर लेता है। कोई भी सब्सटेंसेस हो उसको ट्रैप कर लेता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म होगा उसको ट्रैप कर लेगा, जकड़ लेगा सेल्स को किल करने में, और साथ ही साथ कोई अगर पैरासाइटिक इन्फेक्शन आपको हुआ है उसमें भी काम आता है।
आपका बैक्टीरियासाइडल का अगर कोई एक्टिविटी हो रही है बॉडी के अंदर तो उसमें भी आपका पार्टिसिपेट करेगा ये। साथ ही एलर्जी, स्पेशली आपका एलर्जी के लिए होता है ये, कि आपका अगर कहीं पे एलर्जी हुई है आपकी बॉडी के अंदर तो आपका इसिनोफिल जो होगा वो बढ़ जाता है, और आपका पार्टिसिपेट साथ साथ करता है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस के अंदर भी। आगे इसिनोफिल के बारे में देखते हैं इसकी नॉर्मल वैल्यू। तो इसिनोफिल की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 2 से 4% होती है। अगर ये नॉर्मल वैल्यू से बढ़ जाता है तो उसको हम बोलते हैं इसिनोफीलिया। फीलिया जैसे कि न्यूट्रोफिल बढ़ जाता था तो उसको क्या बोलते थे, न्यूट्रोफीलिया। ऐसे ही इसिनोफिल में इसिनोफीलिया, ऐसे ही बेसोफिल में क्या होगा, बेसोफीलिया। तो फीलिया, ये जो ये जो टर्म लगाई है पीछे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, ये आपका बढ़ने को, इंक्रीज को दर्शाती है। तो ये किस किस केस में बढ़ेगा आपका, पहला आता है एलर्जिक डिसीज, अस्थमा, एक्जिमा, पल्मोनरी हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, या फिर आपका कोई स्किन डिसीज़ हो जैसे कि रैशेज़ वगैरह कहीं पे हो रहे हों, तो एलर्जी टाइप का होता है ये। और आपका ड्रग से अगर आपको कोई सेंसिटिविटी हो रही है उस केस में, या फिर कनेक्टिव टिश्यू में कोई डिसीज़ हुआ है, या फिर आपके कोई हेमेटोलॉजिकल कोई दिक्कत है जैसे कि हॉटगिन लिम्फोमा, इसिनोफिलिक ल्यूकीमिया, और भी बहुत सारे टाइप की चीज़ें हैं वो कि आप देख सकते हैं, और इनमें से आप कुछ अपनी जानकारी के लिए याद भी रख सकते हैं। आगे हम देखते हैं अगले टाइप का हमारा ग्रेन्युलोसाइट, जो कि हमारा बेसोफिल। तो आपको बेसोफिल दिख रहा होगा एज कम्पेयर टू न्यूट्रोफिल और इसिनोफिल। इसका न्यूक्लियस पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आपको ढंग से दिख भी नहीं रहा होगा क्योंकि उसके ग्रैन्यूल्स जो हैं उसने न्यूक्लियस को पूरा कवर कर रखा है, तो आपको न्यूक्लियस देखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो बेसोफिल आपका ऐसा ही दिखता है बिल्कुल माइक्रोस्कोप के अंदर। तो आइए बेसोफिल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो बेसोफिल, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो एस शेप का, या फिर कुछ आपको बुक्स में आपको यू शेप का भी देखने को मिल जाएगा। इसका जो साइज़ होता है वो 10 से 12 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर में, और इसके जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो कोर्स होते हैं, मतलब कि एज़ कम्पेयर टू न्यूट्रोफिल और इसिनोफिल और ज़्यादा बड़े होते हैं, जो कि आपने इमेज में भी देखा भी। इसका जो आपका ग्रैन्यूल्स होंगे वो डीप पर्पल या फिर ब्लू कलर के स्टेन होंगे, और इसके जो साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स होंगे उसके अंदर हेपेरिन होता है और हिस्टामिन होता है, जो कि कहीं पे भी इन्फ्लामेशन होगा वहाँ पे जाके ये रिलीज करते हैं हिस्टामिन और हेपेरिन को। आगे हम बेसोफिल की नॉर्मल वैल्यू देखते हैं। तो बेसोफिल की नॉर्मल वैल्यू होती है 0.5 to 1%। अगर ये 1% से ज़्यादा हो जाता है आपका बेसोफिल तो उसको हम बोलते हैं बेसोफिलिया। बेसोफिलिया आपका किस किस केस में हो सकता है, आपका CML के केस में यानी कि क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया के केस में, माइलोफिब्रोसिस के केस में, आपका पॉलीसाइथीमिया वेरा के केस में, या फिर कोई हीमोलाइटिक एनीमिया का केस हो, या फिर आपका स्प्लीनेक्टोमी हो गई हो, या फिर कोई इरेडिएशन, अल्सरेटिव कोलाइटिस, या फिर यूरीमिया। इन सब केसेस में आपका बेसोफिल बढ़ा हो सकता है। और भी बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन ये कुछ कॉमन है, इसमें आप 2-4 अपनी जानकारी के लिए याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे टाइप का WBC के टाइप का आता है हमारा लिम्फोसाइट। ये आपको इमेज में दिख रहा होगा लिम्फोसाइट। अग्रेन्युलोसाइट में आ गए हैं हम, या जिसमें कि आपको ग्रैन्यूल्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसमें आता है हमारा लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट जो है उसके बारे में देखते हैं कि लिम्फोसाइट जो होता है आपका इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज में इन्वॉल्व होता है। लिम्फोसाइट फाउंड होता है आपका लिम्फॉइड ऑर्गन्स में, आपके लिम्फॉइड ऑर्गन में ज़्यादातर ये पाया जाता है। आपका जो इसका लिम्फोसाइट का जो न्यूक्लियस होता है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज होता है। आपने अभी इमेज में भी देखा कि उसका जो न्यूक्लियस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। अप्रॉक्स आपका जो टोटल सेल है उसमें 80 to 90% पार्ट जो कवर होगा वो न्यूक्लियस से ही हो जाता है, बाकी 10 to 20% आपका साइटोप्लाज्म बचता है। और आपका इसका जो न्यूक्लियस होगा वो पर्पल कलर का स्टेन होता है, जो कि आपने इमेज में भी देखा भी। लिम्फोसाइट जो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है हमारा टी लिम्फोसाइट या फिर टी सेल। ये टी सेल इसको हम बोलते हैं, ये थाइमस डिपेंडेंट होता है, रिस्पॉन्ड करता है वायरल इन्फेक्टेड सेल के अगेंस्ट और आपके ट्यूमर सेल के अगेंस्ट। बी सेल, इसका जो दूसरा टाइप आता है वो है बी सेल यानी कि बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट आपका बोन मैरो डिपेंडेंट होता है। ये डिवाइड होता है डिफरेंट प्लाज्मा सेल्स में, जो कि प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज़ को
अगेंस्ट डिफरेंट एंटीजन। तो आपकी बॉडी में कोई भी बाहर से ऑर्गेनिज्म आएगा, उसकी बॉडी के ऊपर एंटीजन होगा, तो उसको ट्रैप करने के लिए, उसको पहचानने के लिए हमारी बॉडी डब्ल्यूबीसी क्या करेगी, एंटीबॉडीज़ बनाती है। तो ये एंटीबॉडीज़ बनाने का काम कौन सा डब्ल्यूबीसी करता है, वो हमारा लिम्फोसाइट करता है। लिम्फोसाइट में कौन सा लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, और टी हेल्प लिम्फोसाइट उसकी हेल्प भी करता है साथ साथ। नेक्स्ट आता है लिम्फोसाइट के टाइप्स एज आपके, अगर हम मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे देखें इमेज के अंदर माइक्रोस्कोप में, तो लिम्फोसाइट आपके 2 टाइप में क्लासिफाई हो रखे हैं। पहला है हमारा स्मॉल लिम्फोसाइट, जिसका साइज़ होता है आपका 9 से 12 माइक्रोमीटर, और दूसरा होता है लार्ज लिम्फोसाइट, जिसका साइज़ होता है 12 से 16 माइक्रोमीटर। लिम्फोसाइट जो है उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 20 to 40%। अगर ये नॉर्मल वैल्यू से बढ़ जाता है तो उसको हम बोलते हैं लिम्फोसाइटोसिस। तो लिम्फोसाइटोसिस आपका किस केस में हो सकता है, कोई आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन हो, जैसे कि आपको ब्रैकेट में काफ़ी सारे इन्फेक्शंस दिख रहे होंगे, इनमें से कोई इन्फेक्शन हो तो उस केस में आपका लिम्फोसाइट बढ़ सकता है। या फिर आपका कोई हेमोरेजिक डिसीज़ हो, जैसे कि ग्रैनुलोसाइट आपके बढ़ना चालू हुए हों, प्लास्टिक एनीमिया के केस में, लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया के केस में उन सब केसेस में आपका जो लिम्फोसाइट होगा से बढ़ जाता है। अगर हम देखते हैं कि लिम्फोसाइट आपका नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाता है तो वो किस किस केस में कम हो सकता है। अगर वो कम हो जाता है तो उसको हम बोलेंगे लिम्फोसाइटोपीनिया। तो आपका ये कार्डियक फेलियर, कुशिंग डिसीज़, ल्यूकीमिया के केस में, और आपका एसएलई के केस में, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस के केस में, और आपका यूरीमिया के केस में, इन सब केसेस में आपका जो लिम्फोसाइट होता है वो नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाता है। अब हम देखते हैं अपना लास्ट टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, जो कि है हमारा मोनोसाइट। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा डब्ल्यूबीसी है, और एक किडनी शेप का आपको, किडनी या फिर राजमा आपको दिख रहा होगा। राजमा के शेप का इसका न्यूक्लियस होता है, किडनी के शेप का इसका न्यूक्लियस होता है। तो हम देखते हैं मोनोसाइट के बारे में। मोनोसाइट का जो साइज़ होता है वो 15 से 18 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर के अंदर, और इसका जो ये हमारा डब्ल्यूबीसी जो है, सबसे लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी जो होएगा हमारा मोनोसाइट होता है, और सबसे स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी हमारा लिम्फोसाइट होता है। तो सबसे बड़ा लिम्फोसाइट हमारा कौन सा है, मोनोसाइट। तो मोनोसाइट जो है वो लार्ज होता है, हॉट शू शेप का या फिर किडनी शेप का या फिर बीन शेप्ड का इसका न्यूक्लियस होता है, जो कि पेल वॉयलेट कलर का स्टेन होता है आफ्टर स्टेनिंग। न्यूक्लियस जो होगा इसका काफ़ी ज़्यादा लार्ज होगा, थोड़ा सा कर्व्ड होगा, और हॉट शू शेप या फिर किडनी शेप की ये शेप ले लेता है, थोड़ा सा फोल्डेड होता है या फिर कर्ल्ड होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, मोनोसाइट पे। आपका जो इसका साइटोप्लाज्म होगा वो स्टेन करेगा पेल ग्रेइश ब्लू एंड, और उसका जो ग्रैन्यूल्स होंगे वो आपको डस्ट की तरह बहुत छोटे छोटे दिखेंगे। वैसे ऑर्गेनोसाइट का टाइप है ये, लेकिन इसमें ग्रैन्यूल्स एक्चुअली में थोड़े से होते हैं, और रेडिश कलर के, रेडिश ब्लू कलर के छोटे छोटे इसमें ग्रैन्यूल्स देखने को मिलते हैं। आपका जो मोनोसाइट है इसका फंक्शन क्या होता है कि ये कैपेबल होता है इंजेस्ट करने के लिए बैक्टीरिया और कोई पर्टिकुलर मैटर, जैसे कि कोई स्कैवेंजर सेल हो गया, कि जहाँ पे आपकी इन्फेक्शन की साइट होगी वहाँ पे ये स्कैवेंजर सेल की तरह काम करता है। यानी कि लोग जो ऑर्गेनिज्म है जो बाहर से आया उसको इन्फेक्शन वाली साइट पे, और इन्फेक्शन अगर फैला रहा है ऑर्गेनिज्म, कोई बाहर से आके हमारी बॉडी के अंदर कहीं पे इन्फेक्शन फैला रहा है, तो उस इन्फेक्शन वाली जगह पे जाके जो बाहर से ऑर्गेनिज्म आया है उसको खाना चालू कर देगा। तो मोनोसाइट जो है आपका ब्लड में रिलीज़ होने के बाद, अगर आपका बोन मैरो में आपका मोनोसाइट बना, तो उसके बाद अगर आपका ब्लड में रिलीज़ हो गया तो 24 से 36 घंटे तक आपका ये ब्लड में रहता है। उसके बाद ये माइग्रेट कर जाता है, मूव कर जाता है कनेक्टिव टिश्यू में, और ये कहलाता है वहाँ पे जाके मैक्रोफेज।
तो मोनोसाइट एक्चुअली में मैक्रोफेज ही होता है, लेकिन अगर ये इसको हम टिश्यू में बोलेंगे तो इसका नाम चेंज करके क्या हो जाता है, मैक्रोफेजेस। मोनोसाइट जो है उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 2 से 8%, और ये नॉर्मल वैल्यू से अगर बढ़ जाता है तो उसको हम बोलते हैं मोनोसाइटोसिस। तो मोनोसाइटोसिस किस किस केस में हो सकता है, ग्रेनुलोसाइटोसिस के केस में, अमोपिक एब्सेसिस के केस में, ब्रूसेलोसिस, या फिर चिकन पॉक्स हो गया, क्रॉनिक टीबी हो गया, कोई इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस हो गया, कोई टाइफाइड फीवर केस में, या फिर ट्रिपेनोसोमा से कोई इन्फेक्शन हो गया है, ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन है आपके, या फिर कोई ट्यूमर हो, या फिर मोनोसाइटिक ल्यूकीमिया, इस तरह के अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो उस केस में आपका मोनोसाइट बढ़ सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी वीडियो ये समझ में आई होगी WBCs की, और आपके WBCs से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे सारे क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अब अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।